बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बेटा, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं P12 जो है और P13 सॉरी न्यूक्लियर फिजिक्स जो है इससे रिलेटेड P13। और ओवरऑल जो है टेस्ट डिस्कशन इज सो इजी। इसमें जो है वो ज़ाहिर है ज़्यादातर जो है वो कॉन्सेप्ट्स ही हैं। न्यूमेरिकल जो है वो हाफ लाइफ से रिलेटेड ही हैं ओवरऑल अगर देखा जाए तो। क्वेश्चन नंबर 1 जी, कंप्लीट द फॉलोइंग इक्वेशन जो है वो इसमें यूरानियम 238 है, जब हीलियम जो है वो इसमें आएगा तो प्लस जो है वो क्या बनेगा, तो देखें थोरियम बनेगा। और देखें ना, अब 238 माइनस जो है वो 4 करोगे, हीलियम जो है मास नंबर 234 रह जाएगा, और 92 माइनस 2 करेंगे तो 90, इसका मतलब आंसर क्या होना चाहिए, डेल्टा। जब भी अल्फा पार्टिकल एमिट होता है मास नंबर -4 होगा और चार्ज नंबर -2 होगा, ऑब्वियस है जी। सो अल्फा के एमिशन से रिलेटेड क्वेश्चन था तो आंसर इज डेल्टा, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 जो है हाफ लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन है। आपको मैंने अच्छे से टेबल बनवा दिया था, अगर आपने उस टेबल की प्रैक्टिस की है, उसमें आपने अनडिकेड, डिकेड, परसेंटेज डिकेड और परसेंटेज अनडिकेड ये सारे अगर अच्छे से जो प्रैक्टिस कर ली हुई है तो हो ही नहीं सकता कि इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन रॉन्ग आए। देखें 1/16 मीन कितनी नंबर ऑफ हाफ लाइफ होंगी। क्वेश्चन नंबर 2 जी, 1/16 मीन जो है वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है 1/2 की पावर 4 को। इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ हाफ लाइफ क्या है, 4। अगर नंबर ऑफ हाफ लाइफ 4 है तो आपको मैंने फॉर्मूला बताया हुआ है कि आपने जो है वो टोटल टाइम जो है वो या हाफ लाइफ फाइंड करनी हो तो हाफ लाइफ किसके इक्वल होती है, टोटल टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ हाफ लाइफ। यही फॉर्मूला बताया था जी। तो आप देखें टोटल टाइम जो है यहाँ कितना बताया हुआ, 2 आवर्स, नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितनी है, 4। तो 2 आवर को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा जी, 13 मिनट्स आंसर आ जाएगा। डेट्स सो इजी। ठीक है जी। नेक्स्ट देखो जी, क्वेश्चन नंबर जो है वो 3। द हाफ लाइफ पीरियड जो है वो कह रहा है 10 डेज है। हाउ लॉन्ग डज इट मेक 90% ऑफ द गिवन मास ऑफ द एलिमेंट्स टू डिसइंटीग्रेट। अगर आप गौर करें तो टेबल में मैंने आपको जो है वो बनवाया था, उसमें जो है वो बताया था कि अगर नंबर ऑफ हाफ लाइफ जो है वो 3 हों तो 87.5% जो है जो रेडियो आइसोटोप है वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है। अब यहाँ उसने जो है वो नंबर ऑफ जो हाफ लाइफ कितनी बताई हुई है, 3 बताई हुई है। इसका मतलब है टोटल टाइम जो होगा वो कितना होगा जी, हाफ लाइफ मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ हाफ लाइफ। तो हाफ लाइफ जो है वो कितनी बताई हुई है, 10 डेज, तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ 3, तो ये आएगा 30 डेज। इसका मतलब है 30 डेज में जो है वो 87.5% जो है रेडियो आइसोटोप जो है वो डिसइंटीग्रेट कर जाएगा। अब उसने यहाँ हमसे कितना पूछा हुआ, 90%। तो 90% मीन इट्स स्लाइटली हायर देन 87.5%। सो इट मीन्स कि ये अगर 30 डेज है तो वो 30 डेज से थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए। तो आंसर आपका जो है बीटा यानी 33 डेज आ जाएगा। इसको आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म से भी सॉल्व कर सकते हो, जिसमें फॉर्मूला जो है n इज इक्वल टू n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा डेल्टा टी आता है। ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट करके भी सॉल्व कर सकते हैं, बट दैट इज सो लेंथी प्रोसीजर, हमें उसकी तरफ नहीं जाना, मैथमेटिकल भी है। सो इसको जो है वो हमें आंसर जो है वो ज़ाहिर प्रेडिक्ट ही करना है, यहाँ हमें सोल्यूशन तो रिक्वायर नहीं है। तो इट इज़ द इजीएस्ट वे कि नंबर ऑफ हाफ लाइफ 3 से हमें पता है 87.5% जो है वो डिके होता है। सो इट मीन्स टोटल टाइम जो है वो 30 डेज आ गया। 30 डेज में अगर 87.5% डिसइंटीग्रेट हो रहा है तो इट मीन्स के 90% जो है वो 33 डेज में होगा। बीटा आंसर है। 4 जी, मदर एंड डॉटर एलिमेंट्स जो है वो विद द मिशन ऑफ बीटा वो एक दूसरे के क्या बनेंगे, आइसोबार्स। जो कि बीटा मिशन की अगर हम बात करते हैं तो उसमें जो है अगर जो है वो एक बीटा पार्टिकल जब जो है वो मिट होता है क्वेश्चन नंबर 4 में जो है, तो वो जो पेरेंट और डॉटर न्यूक्लियाई है वो एक दूसरे का आइसोबार्स बनेंगे। आइसोबार मीन जिनका मैस नंबर सेम रहेगा, चार्ज नंबर जो है वो चेंज हो जाएगा। सो देखें इसमें अगर जो है वो ये मैस नंबर है, ये जी है, तो इसमें जो है वो अगर हम एक बीटा सिर्फ एक बीटा पार्टिकल जो है मिट करवाते हैं तो बीटा जो है उसमें मैस नंबर तो चेंज नहीं होता, लेकिन चार्ज नंबर क्या हो जाता है, +1। इसका मतलब ये हुआ कि जो डॉटर एलिमेंट बनेगा वो हो जाएगा ए और बी +1। इसका मतलब ये है कि ये पेरेंट एलिमेंट है और ये डॉटर एलिमेंट है।
तो पेरेंट एलिमेंट और डॉटर एलिमेंट का मास नंबर रहा सेम, चार्ज नंबर चेंज हो गया, इट मींस कि ये एक दूसरे के आइसोबार्स बनेंगे। मैंने आपको तीनों बता दिए थे, आइसोबार्स, आइसोटोन्स और आइसोटोप्स। क्वेश्चन नंबर 5 इज सो इजी, 1 AMU जो एटॉमिक मास यूनिट जो है वो क्या होता है, 1.6 × 10⁻27, करेक्ट है। 930 1.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, करेक्ट है। और 1/12 ऑफ द मास ऑफ द कार्बन एटम होता है, ये भी 12 करेक्ट है। आंसर इज डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 6 जी, आपको बताया था द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द न्यूक्लियस और फॉर्मेशन ऑफ द न्यूक्लियस जो है उसको क्या कहते हैं, बाइंडिंग एनर्जी, तो डेल्टा आंसर है 6 का भी। क्वेश्चन नंबर 7 इज आल्सो इजी जी, उसमें आपसे पूछ क्या रहा है कि द एक्टिविटी ऑफ द रेडियो एक्टिव एलिमेंट डिक्रीज टू 1/3 जो है आफ्टर द पीरियड ऑफ 9 ईयर, ठीक है जी। तो 1/3 ऑफ द पीरियड ऑफ 9 ईयर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 में। सो अगर एक्टिविटी जो है वो 9 ईयर्स के बाद जो है वो कितनी रह जाती है, 1/3 ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू, तो कह रहा है जी 18 ईयर बाद जो है बताएं क्या रह जाएगी। सो 18 ईयर बाद जो है अगर 1/3 9 ईयर बाद डिक्रीज हुई है तो 18 जो है वो ईयर्स बाद कितनी हो जाएगी, और 1/3 जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो 1/3 इनटू जो है वो I0/3, तो टोटल जो है वो इसका मतलब है आंसर आपका जो है वो क्या बनेगा, I0 ओवर क्या हो जाएगा 9। इसका मतलब 18 ईयर्स बाद जो है वो आफ्टर द फर्दर लैप्स ऑफ 9 ईयर्स का मतलब है 18 ईयर्स। देखे ना, पहले 9 ईयर्स में 1/3, आफ्टर अदर अनदर कह रहा है लैप्स ऑफ 9 ईयर, मतलब जो है 18 ईयर्स बाद जो है वो कितनी हो जाएगी, 1/3 फर्दर जो है, तो I0/9 यानी बीटा आंसर हो जाएगा। 8 जी, a nucleus with the excess of neutron जो है with an excess of neutron may decay radioactive actively एक्टिविटी जो है वो कहता है विद द मिशन ऑफ, देखिए जो अनस्टेबिलिटी है वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के ज्यादा होने की वजह से होती है। तो अगर कोई एलिमेंट जो है वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कम करने की कोशिश करेगा तो न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन में जो है वो कन्वर्ट होगा, और तो न्यूट्रॉन जब प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा तो एक इलेक्ट्रॉन यानी बीटा पार्टिकल एमिट करेगा, इसका मतलब आंसर इज बीटा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बीटा है। क्वेश्चन नंबर 9, पेनिट्रेशन पावर इन डिक्रीजिंग ऑर्डर जो है, सो डिक्रीजिंग ऑर्डर में अगर हमें बताना है तो डेल्टा आंसर है, गैमा ग्रेटर देन जो है वो बीटा, और बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा। नेक्स्ट है जी इसमें 10th, अब फ्रेशली प्रिपेयर्ड जो है रेडियो एक्टिव सोर्स ऑफ कह रहे हैं जी लाइफ 2 आवर्स जो है 64 टाइम्स द परमिशिबल सेफ वैल्यू जो है, इसको मैं दोनों तरह से सॉल्व कर देता हूँ, जरा इसमें देखना गौर से आपने। समटाइम्स क्वेश्चन बहुत इजी होता है, आप स्टेटमेंट जो है उसको अगर मिसअंडरस्टैंड करते हैं तो वो देन जो है इट विल बिकम डिफिकल्ट फॉर यू, अदरवाइज इजी होता है। जैसे क्वेश्चन 10 है जी, अब गौर से देखिएगा, मैं इसकी जो सेफ वैल्यू है ना वो है I0, ठीक है। इस वक्त जो प्रेजेंट सिचुएशन है वो कहता है जी 64 टाइम्स ऑफ उसकी इंटेंसिटी जो है वो सेफ वैल्यू से ज्यादा है। तो ये बताएं कि अगर उसकी हाफ लाइफ जो है वो कितनी है 2 आवर्स, तो कितने आवर्स बाद जाकर जो है वो सेफ वैल्यू को पहुंच जाएगा। बड़ा सिंपल। अब देखें कि फर्स्ट हाफ लाइफ में फर्स्ट हाफ लाइफ जो है T1 के बाद जो है अगर हम देखें तो T1 बाद जो है ये इसकी अमाउंट जो है वो 32 हो जाएगी। T2 जो है उसके बाद जो है इसकी अमाउंट जो है वो कितनी हो जाएगी 16। T3 के बाद जो है इसकी अमाउंट कितनी हो जाएगी 8। T4 के बाद जो है इसकी अमाउंट कितनी हो जाएगी 4, उसका भी हाफ। T5 के बाद जो इसकी अमाउंट कितनी हो जाएगी 2I0, और T6 के बाद जो इसकी अमाउंट क्या हो जाएगी I0। इसका मतलब ये हुआ कि आफ्टर 6 हाफ लाइफ जो है वो अपनी जो है वो सेफ वैल्यू को जो है वो पहुंच जाएगा। तो सेफ वैल्यू जो है वो कितनी है I0, तो 64 अगर I0 जो है उसकी इस टाइम वैल्यू थी, तो आफ्टर 6 हाफ लाइफ जो है अब वो जो है उसकी जो वैल्यू है वो सेव हो जाएगी। यही वो पूछना चाह रहा है कि कितने टाइम बाद। अब तो अब नंबर ऑफ हाफ लाइफ आपके पास आ गई हैं, तो टोटल टाइम किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ हाफ लाइफ मल्टीप्लाई बाय हाफ लाइफ। नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितनी है 6, हाफ लाइफ कितनी है 2 आवर्स, तो 12 आवर्स। इसका मतलब है 12 आवर्स बाद जो है ये जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है वो अपनी सेफ वैल्यू को पहुंच जाएगा, सेफ वैल्यू उसकी बन जाएगी, ठीक है, आफ्टर 12 आवर्स। अच्छा, अब यहाँ एक और चीज इंपॉर्टेंट गौर कीजिएगा,
मैं ये सारा करने के बजाय इसको और आसान कर सकता हूँ, जो कि मुझे गिवन है 64। तो मैंने ये समझाने के लिए आपको कंप्लीट कर दिया। 64, क्या 64 जो है इसको हम 2 की पावर 6 लिख सकते हैं? तो यहां से इसका मतलब है नंबर ऑफ हाफ लाइफ डायरेक्ट आपके पास कितनी आ जाएंगी? 6। ठीक है, 2 की पावर 6 जो है वो नंबर ऑफ हाफ लाइफ आ, तो ये डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई करें एंड यूल गेट द आंसर। ठीक है, तो फ्रैक्शन जो है वो इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते थे। तो इसमें आंसर जो है वो आपका कौन सा है जी? 12 आवर्स आंसर है, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 11, और द प्रोडक्ट ऑफ डिके कांस्टेंट एंड हाफ लाइफ ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट एंड इट इज 0.693। ऑब्वियसली डेल्टा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 जो है इसमें कहता है जी कि एटम प्रेजेंट इन द सैंपल आफ्टर 5 हाफ लाइफ। हमें पता है आफ्टर 5 हाफ लाइफ 1/2 की पावर 5, तो ये 1/32 बनेगा, यानी डेल्टा आंसर होगा इसमें। 13 जी, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट, और इसमें जो है वो आपका आंसर बनेगा डेल्टा न्यूक्लियर या डिफरेंट एलिमेंट कैन हैव द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इस कॉन्सेप्ट को मैंने बताया था आइसोटोन्स। तो आइसोटोन्स कौन से होते हैं? ऐसे डिफरेंट एलिमेंट्स जो है जिनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम हो, तो इसलिए आंसर जो है इसमें डेल्टा बनेगा। बाकी इसमें सारे इनकरेक्ट हैं। 14 जो है कह रहा है जी एलिमेंट डिकेज ए इनटू सी एंड 2 स्टेप प्रोसेस। ए से बी जब बना है उसने अल्फा पार्टिकल एमिट किया है, बी से जब सी बना है तो उसने 2 बीटा पार्टिकल एमिट किए हैं। आपको मैं बताया था अगर लेक्चर में भी अगर 1 अल्फा और 2 बीटा डिके हो तो पेरेंट और डॉटर एलिमेंट्स एक दूसरे के क्या बन जाते हैं? आइसोटोप्स। तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं एक दफा, ताकि आगे भी जाके इस तरह का क्वेश्चन आना है। क्वेश्चन नंबर 14, अगर हमारे पास एक ना पेरेंट एलिमेंट है ए और जी, उसने 1 अल्फा और 2 बीटा डिके किया। 1 अल्फा का मतलब -4 -2, 2 बीटा का मतलब मैथ्स नंबर चेंज नहीं होगा लेकिन ये +2 हो जाएगा। तो जो डॉटर एलिमेंट बनेगा वो a -4 और z, ठीक है, 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका मतलब है पेरेंट एलिमेंट जो है वो आपके पास a z और डॉटर एलिमेंट जो है वो है a -4 और z। सो इनका एटॉमिक नंबर सेम है, मैथ्स नंबर डिफरेंट है। इसका मतलब है ये दोनों एक दूसरे के क्या है? आइसोटोप्स हैं। तो जब भी 1 अल्फा और 2 बीटा का डिके होगा वो दोनों एक दूसरे के आइसोटोप्स बन जाएंगे। तो आंसर इज बीटा जी। क्वेश्चन नंबर 15 जो है एक्टिविटी ऑफ द रेडियो एक्टिव सैंपल जो है वो कहता है 1.6 क्यूरी है, हाफ लाइफ 2.5 डेज है। 10 डेज बाद बताएं कि क्या जो है एक्टिविटी रह जाएगी। सो देखें इसमें भी बड़ा सिंपल है, आपको फॉर्मूला मैंने बताया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15 जी, नंबर ऑफ हाफ लाइफ निकालने का, नंबर ऑफ हाफ लाइफ इज इक्वल टू टोटल टाइम डिवाइडेड बाय जो है वो हाफ लाइफ। तो टोटल टाइम जो है वो 10 डेज बताया हुआ है, नंबर हाफ लाइफ आपको कितनी बताई हुई है? 2.5 डेज। ठीक है, तो 2.5 इंटू 10 जो है 4 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ यहाँ से आ गई 4। तो 4 हाफ लाइफ बाद पूछ रहा है कि कितनी एक्टिविटी रह जाएगी। आफ्टर 4 हाफ लाइफ हमें पता है 1/2 की पावर 4 जो है वो एक्टिविटी रह जाती है। 1/2 की पावर 4 कितना होता है? 1/16। अब एक्टिविटी रिमेनिंग कितनी रह जाएगी? आपको टोटल कितनी दी हुई थी? 1.6 क्यूरी। अब देखें 1/16 इंटू 1.6 जो है तो ये 0 पॉइंट जो है वो 1 क्यूरी आपका रह जाएगा। ठीक है, सो अमाउंट जो है वो आफ्टर जो है 4 हाफ लाइफ जो है 1/16 जो है वो अनडिकेड रह जानी है ना, तो एक्टिविटी जो है वो भी 1/16 टाइम्स ही इफेक्ट करेगी। तो इसमें आंसर आपका चार्ली बनेगा। 16 जी, इसमें कह रहा है जी कि ये बताएं कि स्टेबल न्यूक्लियर ऑब्टेन्ड आफ्टर 8 अल्फा पार्टिकल्स एंड 5 जो है वो बीटा पार्टिकल्स। तो सिंपल, जब इस तरह का आपको नंबर ऑफ एमिशंस आपको गिवन हो तो आप इजीली जो है वो अल्फा बीटा गैमा आपने उनका डिके पढ़ा हुआ है, तो आप इजीली आंसर दे सकते हो। आपके पास पेरेंट एलिमेंट था जी विद मैथ नंबर जो है वो 241 और 94। 5 अल्फा 8 अल्फा सॉरी कह रहे हैं 8 अल्फा एंड 5 बीटा। 8 अल्फा का मतलब है 32, मैथ्स नंबर माइनस होगा और जो है वो ये 241 है। ठीक है, और माइनस जो है वो 16 जो है उसमें चार्ज नंबर माइनस हो जाएगा, ऐसे ही है जी। और 5 बीटा का मतलब है मैथ्स नंबर में चेंज नहीं आना, लेकिन जो है यहाँ प्लस जो है वो 5 हो जाएगा। अब इसका टोटल करते हैं कि क्या हुआ।
अब जो न्यू एलिमेंट बनेगा वो 241 माइनस 32 यानी 209 हो जाएगा। 94 माइनस 16 प्लस 5 जो है वो 83 रह जाएगा। इसका मतलब है ये कौन सा आंसर बन रहा है जी, इसमें अल्फा आंसर बन रहा है 209 और 83 के साथ जो है, तो इसमें आंसर जो है वो आपका अल्फा आ जाएगा। 17 जो है न्यूक्लियस जो है वो कहता है एमिट 1 अल्फा और 1 बीटा पार्टिकल्स, द रिजल्टेंट न्यूक्लियस जो है वो क्या होना चाहिए, ये भी सिंपल इसी तरह से है। ठीक है, इसमें भी हम वैसे ही करेंगे, 1 अल्फा और 1 बीटा सिंपल कह रहे हैं, सो 1 अल्फा और 1 बीटा, 1 अल्फा 1 बीटा। अच्छा अब देखो कि 1 अल्फा जो है वो 1 बीटा अगर हम कर रहे हैं तो इसमें अल्फा जो है वो -4 -2 और बीटा जो है वो क्या होगा +0 और +1। इसका मतलब है कि जो डॉटर एलिमेंट आपके पास बनेगा वो a माइनस जो है वो क्या हो जाएगा 4 और z -1 रह जाएगा। ठीक है, तो उसने इसको m और n कहा हुआ है, तो आंसर आपका जो है वो कौन सा आ जाएगा, डेल्टा। Question number 18, half life of a radioactive substance is 40 days. Substance will disintegrate completely. No radioactive element जो है वो completely decays, और उसको complete decay होने के लिए कितनी half life चाहिए होती है, infinite half life require होती हैं, इसलिए आंसर जो है इसमें कौन सा है, डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 19 को भी हमने डिस्कस किया हुआ है। देखें जो रेडियो एक्टिव प्रोसेस है या रेडियो एक्टिविटी है, इट्स अ रैंडम प्रोसेस ओवर टाइम, इट इज नॉट इफेक्टेड बाय एनी फिजिकल और केमिकल चेंज। इसका आंसर जो है वो कौन सा बनेगा, डेल्टा आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 20 जी, इसमें हाफ लाइफ जो है वो 60 मिनट्स है। ड्यूरिंग 3 आवर्स जो है फ्रैक्शन ऑफ एटम दैट हैज डिकेड। अब देखें हाफ लाइफ है 60 मिनट्स, 3 आवर्स का मतलब है आफ्टर 3 हाफ लाइफ, और हमें पता है आफ्टर 3 हाफ लाइफ जो है वो कितने परसेंट, 87.5% जो है वो डिके हो चुका होता है, तो आंसर इज चार्ली। तो दैट इज द रीजन कि मैंने वो टेबल आपको प्रैक्टिस करने के लिए कहा था कि नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके डायरेक्टली सॉल्व हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 21 जी, इसमें जो है वो रेडियो एक्टिविटी इनिशियल कहता कंटेन इक्वल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, और हाफ लाइफ एक की 1 आवर है, दूसरे की 2 आवर्स है, तो ये बताएं एक्टिविटी जो है वो इनकी रेशो क्या होगी। एक्टिविटी की वही रेशो होती है जो हाफ लाइफ की रेशो होगी। तो अगर हाफ लाइफ जो है उसकी रेशो 1:2 है, तो एक्टिविटी की भी रेशो जो है वो 1:2 ही होगी। तो यहाँ पर जो है आंसर आपका चार्ली, तो डायरेक्ट आंसर इसमें आ जाना है। 22 जी, decay constant of radium is lambda by a suitable process compound radium bromide जो है, lambda is a constant जो है, so it means कि ये age ऑफ द एलिमेंट पे जो है वो डिपेंड नहीं करता, so that is the reason कि ये lambda ही रहेगा, तो आंसर इज अल्फा। तो याद रखिएगा जो decay constant है वो इंडिपेंडेंट ऑफ द एज ऑफ द एटम होता है, इसलिए आंसर अल्फा है। 23 जो, how many neutron are released during the following nuclear reaction। एक न्यूट्रॉन जो है उसको ऑब्जॉर्ब करवाया गया है, इसको चेक कर लेते हैं जी। क्वेश्चन नंबर है 23। अच्छा जी, प्लस यूरानियम है। अच्छा यहाँ गलती क्या होती है, इसलिए मैं लिख रहा हूँ ये सारा कि आपकी मिस्टेक ना हो। अच्छा जो अब आपके रिजल्टेंट है उसमें हमने सारा टोटल मैथ नंबर देख लेना है, 133 और 51 प्लस जो है इसमें 99 है और 41 है, और प्लस जो हमें बताना है कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स यहाँ से मिले। अच्छा अब जरा गौर करना है, हम टोटल मास जो है वो जो रिएक्टेंट का होना चाहिए वही क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट होना चाहिए। तो टोटल मास जो है वो अक्सर लोग यहाँ से देख लेते हैं 235 में, ये न्यूट्रॉन का भी है, तो 235 और 1 जो है वो टोटल कितना हो गया, 36 है। सो 236, तो ये जो है वो टोटल इनका जो मास नंबर है इधर जो है वो 236 है, और जो चार्ज नंबर है वो यहाँ पर कितना है, 92। ठीक हो गया। अब 51 प्लस 41 जो है इन दोनों का प्लस करें तो ये आ जाता है 92। इट मीन्स के चार्ज नंबर ऐसा पार्टिकल है जिसका चार्ज नंबर तो 0 है। ठीक है, अब आता है मास नंबर। मास नंबर टोटल 236 है, सो 99 प्लस 131 जो है, ठीक है। अब इनको हमने 131 ही है यहाँ पर, हाँ जी 133 है, सॉरी, हाँ जी 133 प्लस 99 जो है, ये आपका जो है वो टोटल 232 हो गया। अब यहाँ 236 है, ये 232 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मास नंबर का डिफरेंस है वो 4 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो है हमें जो टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो हैं वो कितने मिलने चाहिए, 4 मिलने चाहिए। क्यों, इसको यूं भी लिख सकते हैं 4 इंटू n0।
तो इसका मतलब 4 न्यूट्रॉन जो है वो हमें यहाँ पर बैलेंस करने के लिए इक्वेशन को चाहिए। तो आंसर जो है आपका डेल्टा है। तो बहुत सारे जो है वो स्टूडेंट्स मिसअंडरस्टैंड करके 3 लगा देते हैं, वो उसकी वजह तो इस वाले न्यूट्रॉन को काउंट नहीं करते, उसको भी काउंट करना है। क्वेश्चन नंबर 24, प्रोटॉन टू प्रोटॉन साइकिल में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने यूज होते हैं? 4 प्रोटॉन्स यूज होते हैं। 25 जो है, इसको भी क्वेश्चन जो है वो कुछ स्टूडेंट्स डिफिकल्ट बना देते हैं, हालांकि है बहुत इजी सा। इसको जरा देख लेते हैं कैसे। देखो, ए डिकेज इनटू बी, तो ये पेरेंट एलिमेंट है, ये डॉटर है। सो ए से कह रहा है बी बना, ए डिकेज इनटू बी, ठीक। अब टोटल अमाउंट आपको बताई हुई है 12 ग्राम, ए जो है वो है 12 ग्राम, 12 ग्राम जो है उसकी टोटल अमाउंट आपको बताई हुई है, ठीक है। अच्छा आगे देखें, 2 डेज जो है हाफ लाइफ है, 4 डेज बाद सैंपल कहता है जी कि ए और बी क्या होगा। आप जरा गौर सुनना है, अगर 2 डेज हाफ लाइफ है और 4 डेज टोटल नंबर ऑफ डेज है, तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ आपके पास कितनी आ गई? 2। तो आफ्टर नंबर ऑफ हाफ लाइफ 2 है, तो 2 हाफ लाइफ बाद आपसे ये पूछ रहा है कि ए की अमाउंट बताएं और बी की अमाउंट बताएं, ठीक है। अच्छा, अब ये 2 हाफ लाइफ बाद जो है असल में जो पूछना चाह रहा है आपसे, वो ये पूछना चाह रहा है कि इसकी जो है वो डिकेड अमाउंट कितनी है और अनडिकेड अमाउंट कितनी है। अगर आप क्वेश्चन को गौर से पढ़ें तो कहता है जी व्हाट मैस ऑफ ए एंड बी आर देयर इन द सैंपल आफ्टर जो है वो 4 डेज जो है। तो ए जो है आफ्टर जो है ना 2 हाफ लाइफ, नंबर ऑफ 2 हाफ लाइफ 2 है, तो ए की अमाउंट जो है आफ्टर 2 हाफ लाइफ जो है वो 1/4 ऑफ द ओरिजिनल अमाउंट यानी 12 ग्राम होगी। जबकि बी जो है उसकी जो अमाउंट है वो अनडिकेड जो अमाउंट जो है उसको आप कह लेंगे, डिकेड सॉरी अमाउंट कह लें, वो कितनी होगी? वो होगी 3/4 जो है। अगर ये 1/4 है तो वो 3/4 ऑफ द ओरिजिनल होगी, इनटू जो है वो 12 ग्राम होगी, ठीक है जी। अच्छा, अब ए जो है वो बी में कन्वर्ट हो रहा है, ए बी में कन्वर्ट हो रहा है, तो जो कन्वर्ट हो चुका है वो डिकेड अमाउंट में आएगा, जो बाकी रह गया है वो अनडिकेड अमाउंट में आएगा। तो ये 1/3 इंटू 12 जो है वो यहाँ कितना आ जाएगा? 3 ग्राम, और ये 3/4, 4 3 12, 3 3 9, ये आ जाएगा 9 ग्राम, ठीक हो गया, ठीक है जी। ए जो बी में कन्वर्ट हो गया, जो कन्वर्ट हो चुका है आफ्टर 2 हाफ लाइफ, वो 9 ग्राम होगा, और जो बाकी रह गया वो 3 ग्राम होगा। इसका मतलब है आंसर जो आपका है वो कौन सा बन रहा है? अल्फा आंसर बन रहा है। 26 75% जो है वो हमें पता है आफ्टर 2 हाफ लाइफ होता है। तो 2 आवर्स जो है वो अगर आपको गिवन है टोटल टाइम, तो इसकी हाफ लाइफ जो है वो 1 आवर ही होगी। तो आंसर जो है इसका अल्फा बनेगा, 26 अल्फा आंसर है। फिर से सुन लें, 75% जो है वो डिकेड का मतलब है नंबर ऑफ हाफ लाइफ 2 हैं, तो टोटल टाइम आपको यहाँ बताया हुआ 2 आवर्स, तो इसका मतलब हाफ लाइफ जो है वो कितनी होगी? 2 डिवाइडेड बाई 2, तो आंसर इज 1 आवर। 27 जो है ये भी सिंपल, आयनाइजेशन पावर और पेनिट्रेशन पावर एक दूसरे के रिवर्स ही होती हैं, तो आंसर इज बीटा। इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है, तो आयनाइजेशन जो है वो इसमें जो गैमा की सबसे कम होती है, फिर बीटा, फिर अल्फा, और पेनिट्रेशन पावर जो है वो अल्फा, बीटा और गैमा, यानी बीटा आंसर हमें कहना है। 28 में रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है वो कहता है फॉर्म्स इट्स ओन आइसोटोप्स आफ्टर 3 कंसेक्टिव डिसइंटीग्रेशंस। हमें पता है कि डॉटर और पेरेंट न्यूक्लियाई जो है वो एक दूसरे को आइसोटोप बन जाएंगे, लेकिन 1 अल्फा और 2 बीटा एमिशन होती है। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले भी सॉल्व किया, तो 1 अल्फा और 2 बीटा, तो इसका मतलब है आंसर इज बीटा। 29 जी, इसमें रेट ऑफ डिके यानी रेडियो एक्टिव डिके लॉ से ही रिलेटेड उसने क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब रेडियो एक्टिव डिके लॉ जो है, चूंकि हमने पढ़ा हुआ है, उसमें कहता है डिके रेट जो है वो ऑफ दैट एलिमेंट का क्या होगा। हमने पढ़ा था इसको, रेडियो एक्टिव डिके लॉ को इस तरह से, डेल्टा एन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एन नॉट, डेल्टा एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी, ठीक है। और इसको क्रिएट करें तो डेल्टा एन इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एन नॉट डेल्टा टी। अच्छा, अब इसको रेट ऑफ डिके अगर कहें तो डेल्टा एन ओवर डेल्टा टी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? माइनस एन लैम्डा एन नॉट के इक्वल होना चाहिए, तो लैम्डा एन नॉट। सो उसने चूंकि यहाँ पर जो है वो न्यूक्लियर का सिंपल जो है वो नंबर पूछा हुआ है, एन इज द नंबर और लैम्डा इज डिके कांस्टेंट, तो जस्ट हमें ये बताना है लैम्डा एन नॉट। तो कौन सा आंसर बनेगा जिसमें चार्ली, अगर नेगेटिव साइन होता साथ तो फिर और प्रॉपर आंसर हो सकता था, चार्ली आंसर है जी।
30 जी, इन गैमा रे एमिशन फ्रॉम ए न्यूक्लियस जो है, गैमा में किसी किस्म को कोई चेंज नहीं आता, ना मैस नंबर में चेंज आता है ना ही एटॉमिक नंबर में चेंज आता है, तो बीटा आंसर है। 31 जी, व्हेन कह रहा है जी कि एटम अल्फा पार्टिकल, ये भी सिंपल है जी, इसमें हमें जो है वो सिर्फ इक्वेशन बतानी है इसकी, इसको फिल करना है। सो क्वेश्चन नंबर है जी 31। अच्छा, आप देखें कि अकॉर्डिंग टू द जो है वो गिवन इक्वेशन, बेरिलियम जो है वो 9 और 4, और कह रहा है जी इसमें अल्फा पार्टिकल आपने ऐड किया, ठीक है, तो क्या बनेगा। अब इसके बाद जो है वो कहता है इसमें कार्बन एक 12 हमारे पास आ गया। अच्छा, अब देखो 9 + 4 13 होना चाहिए, यहाँ 12 है, 4 + 2 6 होना चाहिए, यहाँ 6 है, इसका मतलब है यहाँ पर एक न्यूट्रॉन भी साथ एडिशनल हमें मिलेगा, तो प्लस न्यूट्रॉन होगा तो फिर ये इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। इसका मतलब है आंसर इज डेल्टा। सॉरी 32 जी, पेयर ऑफ क्वार्क्स एंड एंटी क्वार्क्स जो है प्रोड्यूसेस अ मीसोन, जो है आंसर इज बीटा। 33 जो है वो टेबल जो है वो मैंने आपको बना के दिया था लेक्चर में भी, उसमें जो क्वार्क्स और एंटी क्वार्क्स का जो चार्ज है किसी में भी जो है वो 1/4 नहीं है, सब 1/3 होंगे या 2/3 होंगे, तो इसमें जो है आंसर इज चार्ली। 34 that is also so simple जी, इसमें कहते हैं ना फ्यूजन टू न्यूक्लियर कम टुगेदर टू फॉर्म ए लार्ज न्यूक्लियस बेस्ड ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट इक्वेशन फॉर सच अ रिएक्शन जो है इसमें जो है वो ड्यूटेरियम टू ट्रिटियम रिएक्शन की हम बात करनी है, बाकी तो ये फिशन रिएक्शन को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसमें स्मॉल न्यूक्लियर जो है मिलके एक लार्ज न्यूक्लियर बनाते हैं, तो फ्यूजन रिएक्शन का जो करेक्ट होगा इसमें ड्यूटेरियम टू ट्रिटियम रिएक्शन वाला, यानी चार्ली आंसर हम कह सकते हैं। फ्यूजन रिएक्शन जो है जो उसमें स्मॉल न्यूक्लियर मिलके एक हैवी न्यूक्लियस बनाते हैं, ठीक है, तो इसमें जो है वो आंसर चार्ली यानी ड्यूटेरियम टू ट्रिटियम वाला रिएक्शन जो है ये करेक्ट आंसर है। 35 जी, ऑफ द फॉलोइंग एटम्स जो है इसमें बताना है जी कौन से पेयर ऑफ आइसोबार्स, आइसोबार्स वो होते हैं जिनका मैस नंबर सेम हो, चार्ज नंबर डिफरेंट हो, तो आंसर जी इसमें बीटा है, सिंपली बीटा आंसर होगा, कार्बन 14 और नाइट्रोजन 14 वाला। 36 जी, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मैक्सिमम किसके लिए होती है, आयरन के लिए होती है, 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन जो है एनर्जी के लिए। 37 जो है इसमें कहता है जी कि बाय एमिटिंग अल्फा बीटा एंड गैमा, आपको पता है 1 अल्फा का मतलब -4, बीटा का मतलब मैस नंबर चेंज नहीं होगा, गैमा का मतलब मैस नंबर चेंज नहीं होगा, और 1 अल्फा मतलब -2, बीटा का मतलब +2, ये नंबर +1 हम नंबर ऑफ टाइम सॉल्व कर चुके हैं, इसमें जो आंसर है वो डेल्टा बनेगा 37 का। आई होप सो ये सबका करेक्ट होगा। 38 दी मैस ऑफ अल्फा पार्टिकल जो है वो, अच्छा मैस ऑफ अल्फा पार्टिकल जो है अगर हम मैस डिफेक्ट का कॉन्सेप्ट जहन में रखें तो ज़ाहिर है वो उसकी एमिशन हो रही है न्यूक्लियस से, तो न्यूक्लियस में एमिट होने के बाद बाहर वो आता है, सो इसमें जो उसका मैस है वो जो है वो स्लाइटली लेस देन द सम ऑफ 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन होना चाहिए, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 40 में भी है, ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन 38 में जो मैस ऑफ पार्टिकल, ये कंप्लीट स्टेटमेंट ये होनी चाहिए थी, द मैस ऑफ अल्फा पार्टिकल इज अबाउट या इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, अबाउट जो है क्या होगा, 2 मैस ऑफ प्रोटॉन्स प्लस 2 मैस ऑफ न्यूट्रॉन के इक्वल होना चाहिए, एग्जैक्टली इक्वल नहीं होता ड्यू टू द कॉन्सेप्ट ऑफ मैस डिफेक्ट। जैसे क्वेश्चन नंबर 40 है, 40 में द मैस ऑफ अल्फा पार्टिकल जो है करेक्ट आंसर इज लेस देन द सम ऑफ मैसेज ऑफ 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स, क्योंकि कुछ एनर्जी जो है उसकी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में भी बाहर आती होती है, ठीक है, सो इसमें आंसर जो है वो आपका अल्फा होगा 40 का, तो 38 का आंसर चार्ली है, लेकिन इसकी स्टेटमेंट में क्या होना चाहिए था, मैस ऑफ द पार्टिकल इज अबाउट जो है द सम ऑफ 2 मैस ऑफ प्रोटॉन प्लस 2 मैस ऑफ न्यूट्रॉन्स। 39 जी, ना न्यूक्लियर डिके जो है वो गिवन रिएक्शन जो है इसमें देखें, पहला रिएक्शन जो है उसमें मैस नंबर चेंज नहीं हुआ, Z+1 हो गया तो ये बीटा हो गया, अगले में जो है A -4 हुआ है तो Z+1 यानी Z -2 के साथ +1 हुआ होगा, इसका मतलब अल्फा पार्टिकल है, तीसरे में जो है वो B के ऊपर स्टेरिक का निशान है, तो न्यूक्लियस एक्साइटेड स्टेट से डी एक्साइट हुआ है, तो इसका मतलब है इसमें जो पहले बीटा फिर अल्फा और फिर गैमा जो है वो मिट हुआ है, तो डेल्टा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40 जैसे मैंने बता दिया जी, अल्फा ही आंसर होगा, लेस देन द सम ऑफ 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स, अल्फा आंसर होगा। 41 जी, थर्मल न्यूट्रॉन्स आर दोज व्हिच हैव आंसर इज चार्ली व्हिच हैव काइनेटिक एनर्जी सिमिलर टू दोज ऑफ सराउंडिंग मॉलिक्यूल्स हैं, उनके
सराउंडिंग मॉलिक्यूल्स के एनर्जी के जितनी होंगी उनको क्या कहते हैं, थर्मल न्यूट्रॉन्स कहते हैं। और जो मॉडरेटर जो होते हैं उनका ये काम होता है कि उन्होंने इन न्यूट्रॉन्स की एनर्जी को कम करना होता है, कम करके उनको जो है वो स्लो डाउन करके फिर जो है फर्दर फिशन के लिए प्रिपेयर करना होता है। 42 जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड इन फिशन जो है वो यूरानियम जो है 235 इज अप्रॉक्सीमेटली जो है इसमें 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और 3.2 इंटू टेन -11 है और 3.2 इंटू टेन -11 वॉट सेकंड है। तीनों करेक्ट है, सिर्फ यूनिट कन्वर्जन की हुई है। तो आंसर है जी इसका डेल्टा। जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन आपने इसको भी याद रखना है। 43 जी, इन हाइड्रोजन बॉम्ब वो यूज द प्रोसेस ऑफ फ्रीजन रिएक्शन जो है, फ्रीजन जो है वो यूज होता है हाइड्रोजन बॉम्ब की मेकिंग में। 44 भी जो है वो फॉर इन्फॉर्मेशन है, फिशन रिएक्शन में यूजली आमतौर पर जो है हमारे पास 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जो है वो हमारे पास आती है। सो आंसर जो है इसमें बीटा आंसर होगा। 45 जी, 45 जो है इसको जरा सॉल्व करवा देता हूँ। 45 जो है, अच्छा 45 में देखें कहा क्या है उसने कि अगर यूरानियम जो है वो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज करता है तो हाउ मेनी फिशंस मस्ट अकर पर सेकंड जो है टू प्रोड्यूस 1 किलोवाट जो है वो इसमें 1 किलोवाट मीन पावर जो है, पावर इतनी कैसे प्रोड्यूस होगी। अच्छा, अब वन फिशन जो है इसमें अगर वन फिशन रिएक्शन होता है तो वो प्रोड्यूस करता है 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, जो कि हमें पावर जो है वो वॉट में गिवन है। इसका मतलब एनर्जी हमें जूल में चाहिए होगी, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो हम इसको जरा कन्वर्ट कर लेते हैं। 200 मेगा मीन 10⁻⁶, इलेक्ट्रॉन वोल्ट मीन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। सो ये जूल में कन्वर्ट हो गया, एनर्जी हमारे पास जूल में आ गई। तो ये 2 इंटू 1.6 डायरेक्ट में कर देता हूँ, 1.6 इंटू 2 3.2 और ये 2 जीरो है, ये 10⁻8 हो जाएगा। टोटल पावर बचेगी 10⁻11। अच्छा, अब पावर का फॉर्मूला जो है वो होता है अगर देखें तो एनर्जी ओवर टाइम, एनर्जी ओवर टाइम जो है वो किसके इक्वल होता है, पावर के इक्वल होता है। अब हमसे कहना चाह रहा है कि एक फिशन, वन फिशन प्रोड्यूस 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, तो हाउ मेनी फिशन प्रोड्यूस 1 किलोवाट पावर। तो हाउ मेनी का मतलब n से इसको मल्टीप्लाई कर दें, इसका मतलब n ओवर t नंबर ऑफ फिशन रिएक्शंस पर सेकंड जो है वो किसके इक्वल होंगे, पावर डिवाइडेड बाय एनर्जी। पावर आपको कितनी बताई हुई है, 1 किलोवाट और एनर्जी हमारे पास है 3.2 इंटू 10⁻⁻11 जूल में पुट करनी है, बस ये ख्याल रखना है। तो 1 किलो होता है 10⁻³ डिवाइडेड बाय 3.2 इंटू 10⁻⁻11। अब देखिए मैं वाइजली सॉल्व करूंगा। मैं जो है वो इसको ना लिख सकता हूँ 10/3.2 इनटू ये जो 2 बच गई यहाँ से वो उसको सेपरेट कर लेंगे, -11 ऊपर जाके +11 होगा, तो ये 10⁻13 बन गया। अब यहाँ तक मेरा आंसर आ गया। मैं ऑप्शन देखूंगा। ऑप्शन में देखें 10⁻13 वाले दो हैं, एक है अल्फा और दूसरा है बीटा। तो इसमें अल्फा ही बनेगा, क्यों कि ये 10/3.2 है, तो ये 3.125 इंटू 10⁻13 जो है वो इतने फिशंस होंगी, तो वो कितनी पावर प्रोड्यूस करेंगी, वो 1 किलोवाट पावर जो है वो प्रोड्यूस करेंगी। तो नंबर ऑफ फिशन रिएक्शन पर सेकंड जो है वो अगर इतने हों तो वो 1 किलोवाट पावर जो है वो प्रोड्यूस कर रहे होंगे। तो इसमें आंसर इज अल्फा। 46 मिनिमम मास ऑफ यूरानियम टू स्टार्ट द चेन न्यूक्लियर रिएक्शन जो है वो कौन सी क्रिटिकल मास उसको बोलते हैं, आंसर इज चार्ली। और 47 जी, विच ऑफ द गिवन रेडिएशन ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट, गैमा रेडिएशन। गैमा जो है उसमें प्रॉपर्टीज मैंने इसलिए कहा था रिवाइज कीजिएगा क्योंकि इसमें से कोई भी इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। 48 जो है, और फिर से वही बात है कि कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो है वो 100% कभी भी डिके नहीं होगा, तो इसमें उसने नॉट करेक्ट पूछा है, तो बीटा आंसर है। बीटा में लिखा हुआ ऑल सैंपल ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट मे डिके इन 10 हाफ लाइफ, ये पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी थी, तो बीटा ही आंसर है जी 48 का। 49 इन एटॉमिक रिएक्टर कैडमियम रॉड्स किस लिए यूज होती हैं, टू अब्सॉर्ब द न्यूट्रॉन्स एज ए मॉडरेटर यूज हो रही होती हैं। और कैडमियम क्यों यूज होती हैं, और उसकी रीजन ये होती है क्योंकि ये न्यूट्रॉन अब्सॉर्ब करने के बाद भी जो है वो अनस्टेबल नहीं होती। 50 जी, हैवी वाटर जो है इज यूज टू मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर। फंक्शन क्या होता है मॉडरेटर का, चार्ली जी, टू स्लो डाउन द न्यूट्रॉन्स टू द थर्मल एनर्जीज। और 51 जो है
ये मास डिफेक्ट का कॉन्सेप्ट है कि मास ऑफ द न्यूक्लियस जो है वो लेस देन होना चाहिए n इंटू एम एन प्लस v इंटू एम पी, का मतलब टोटल मास ऑफ इंडिविजुअल न्यूक्लियन। तो अल्फा ही आंसर है जी अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ मास डिफेक्ट। उसमें हमने पढ़ा था कि टोटल मास ऑफ न्यूक्लियन जो है वो ग्रेटर देन द मास ऑफ द न्यूक्लियस होना चाहिए, अल्फा आंसर है। 52 बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियर डिसाइड्स स्टेबिलिटी। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन अगर मैक्सिमम है तो वो स्टेबल है, मिनिमम है तो अनस्टेबल है। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, और इसमें भी वही है जी, आपने क्या देखना है इसमें, टोटल मास देखना है 235 और 1 न्यूट्रॉन का लेना है 236, और इधर कितना है 144। तो 144 और 3 न्यूट्रॉन्स हैं तो 140 कितना हो गया 7, तो 236 माइनस 147 89 बनता है। इसका मतलब है आंसर आपका जो है वो अल्फा बनेगा, क्रिप्टॉन जो है 36 वाला। नेक्स्ट जो है जी इसमें 454 एन इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है जी, लेप्टॉन है, लेप्टॉन ग्रुप से है। चूंकि लेप्टॉन ग्रुप जो है वो फर्दर डिविजिबल नहीं होते तो इसमें आंसर जो है वो डेल्टा है। 55 जी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हमें ऑलरेडी पता है मैक्सिमम किसके लिए होती है, आयरन के लिए। तो यहाँ आयरन भी है तो इसका मतलब है आंसर भी आयरन ही होगा, बीटा आंसर है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आयरन के लिए मैक्सिमम है और ये 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है पर न्यूक्लियन है। 56 रेडियो एक्टिविटी जो है वो वी ऑलरेडी डिस्कस, रेडियो एक्टिविटी इज अ स्पॉन्टेनियस एंड रैंडम प्रोसेस ओवर टाइम, इट इज नॉट इफेक्टेड बाय एनी फिजिकल और केमिकल चेंज। तो इसमें कौन कौन सा ठीक होगा जी, अल्फा और चार्ली। बीटा नहीं ठीक होगा क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टी से ये इफेक्ट नहीं होती, फिजिकल प्रॉपर्टी से इफेक्ट नहीं होती। सो आंसर इज अल्फा, ए एंड सी वाला जो है कौन सा आंसर, यानी चार्ली ही आंसर करेक्ट होगा, सी एंड ए। 57 जी इन रेडियोएक्टिव डिके रेट जो है वो आंसर इज डेल्टा इज नॉट इफेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। 58 द के कांस्टेंट लैम्डा ऑफ ए रेडियोएक्टिव सैंपल जो है वो इंडिपेंडेंट एज ऑफ द एलिमेंट होता है, आंसर इज चार्ली। 59 हाफ लाइफ ऑफ ए रेडियोएक्टिव सब्सटेंस डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ द सब्सटेंस, इट्स ट्रूली अ नेचुरल फिनोमेना। सो जैसे हम बार बार कहते हैं इट इज नॉट इफेक्टेड बाय एनी फिजिकल और केमिकल चेंज, इसलिए आंसर इज बीटा। एंड द लास्ट वन इन न्यूक्लियर रिएक्शन यूरानियम 234 92 और प्रोटेक्टिव नंबर 231 जो है वो 91। व्हाट आर द पार्टिकल एमिटेड, यूरानियम जब प्रोटेक्टिव में चेंज होता है तो हमें एक ना बीट अल्फा पार्टिकल मिलेगा और एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा, तो आंसर इज बीटा। इसमें भी देखें ना हमारे पास मैथ नंबर ही हमने देखना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैथ्स के अकॉर्डिंग 235 माइनस 230 ये 1 है, तो 4 का डिफरेंस आया, और 92 91 है तो ये 1 का डिफरेंस आया, तो मीन्स 1 अल्फा और 1 बीटा पार्टिकल जो है वो एमिट होंगे, यानी कि आंसर इज बीटा। ऑल ओवर जो है वो इसमें टेस्ट जो है दैट वाज इजी। अच्छा इसमें जो है वो अब मैं आपसे एक बात करना चाहूँगा, चूँकि अब आगे आ रहा है टेस्ट सेशन। ओवरऑल जो है अगर आप बेटा देखें तो कुछ लोग जो है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे डिसाइड होगा कि आप में से कौन से बच्चे एमडी कैट जो है उसके रिजल्ट को सिक्योर करेंगे और कौन से नहीं करेंगे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। आफ्टर द रिजल्ट नहीं मैं कह रहा, मैं भी कह रहा हूँ, देखें डिसीजन अभी से शुरू हो जाने हैं। आप में से कुछ बच्चे वो होंगे जो अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि शायद उनकी मिस्टेक्स ज़्यादा हो रही हैं। लर्निंग प्रोसेस में मिस्टेक्स होती हैं, कॉन्सेप्ट्स सामने आते हैं, कोई भी 100% नहीं होता। ये सिर्फ जो है वो खुशफहमी है, कोई गलत फहमी हमारी कि हमारे ज़्यादा मिस्टेक होते हैं, सबके हो रहे होते हैं, किसी का कोई टॉपिक वीक होता है, किसी का कोई टॉपिक वीक होता है। नो इट इज़ द पॉइंट, जो बच्चे अपनी गलतियों को, अपनी खामियों को ओवरकम कर जाएंगे, जो शॉर्ट लिस्टिंग अच्छी कर लेंगे, जो अपने नोट्स जो उन्होंने बनाए हैं लेक्चर्स के दौरान और डिस्कशंस के दौरान उनको अपडेट किया, उनके अच्छे से रिवीजन कर पाएंगे, जो जितना बेस्ट कर लेगा उसका उतना अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो रिजल्ट जो है वो कार्ड जो होता है वो हमारा जो है वो जस्ट जो है वो याद रखिएगा रिजल्ट शो करता है, वो आपकी प्रॉब्लम्स को नहीं उसके ऊपर लिखी होती, यानी रिजल्ट कार्ड कंटेन्स ओनली नंबर्स नॉट द रीजंस। रीजंस बहुत सारी होती हैं, हाँ जैसे हमारे नेट का इशू है, हमारा ये नहीं रह गया, हमारा वो नहीं हुआ, हमें रेगुलर थ्योरी में भी ये नहीं पढ़ा, ये नहीं पढ़ा था, ये चैप्टर तो अभी समझ नहीं आ रहा, तो ये रीजंस हैं। तो रिजल्ट कार्ड कंटेन्स ओनली नंबर्स नॉट द रीजंस, उनको उन रीजंस को अभी आपने रिमूव करना है। तो इट इज़ द बेस्ट पॉइंट, अब आपका अप्रॉक्सीमेटली जो है वो 1 मंथ जो है वो आपके पास है,
तो उसमें आपने जो है वो करना ये है कि अभी से शॉर्टकट्स आपके शॉर्ट लिस्टिंग करेंगे, आपने जो है वो नोट्स को दोबारा से रिव्यू करेंगे, जो अपनी खामियां उनको ओवरकम करने की कोशिश करेंगे, तो इंशाल्लाह आपके रिजल्ट्स भी बेहतर हो जाएंगे। अब आप देखेंगे कि जो आपका क्रैश टेस्ट सेशन नेक्स्ट आ रहा है उसमें आपके ये जो टेस्ट है इससे काफ़ी बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अब आपका वीएन जो है वो चेंज होगा, क्योंकि एक दफ़ा टेस्ट दिया है, 2 दफ़ा दिया, आप थर्ड टाइम आप उसको अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। इंशाल्लाह बेटा अल्लाह ताला जो है वो आपको आपकी सोच से बढ़ के कामयाबी दे। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।